मुझे पर्टिकुलरली अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो सबसे पहले मैं IFS चूज़ करूँगी। थोड़ा सा टफ होता जा रहा है कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, भाई बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं तो फिर कंपटीशन बढ़ रही है तो पेपर थोड़े से तो टफ होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलत सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा के उस चीज़ का गलत बेनिफिट उठा रहे हैं। बट हाँ, जिनको रियलिटी में ज़रूरत है उनको सही में मिलना चाहिए रिजर्वेशन। फाइनली जब हमें 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद लगता है कि नहीं, अब नहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ज़्यादा, तो वी शुड आई थिंक स्विच। आपके साथ भी कर सकते हैं, और जैसा आपने कहा कि एक बैकअप प्लान उनके पास ऑलरेडी है, तो वो उनको बहुत बेनिफिट देता है कि चलो यहाँ पे नहीं हुआ तो कम से कम हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में तो कर ही सकते हैं। जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा एज लिमिट इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सर्कमटेंसेस अलग अलग हैं। कोई बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, किसी के ऊपर में बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। तो अगर कोई इंसान अनएथिकल है तो उसको पता है कि आपको कैसे सिस्टम को बाईपास करना है, ठीक है। एथिक्स के पेपर में हमें पता है कि क्वेश्चन वाला एग्जामिनर जो है उसको क्या चाहिए हमसे, तो हम आंसर्स उसी हिसाब से फ्रेम करेंगे, इवन दो आई एम नॉट मॉरली साउंड। सर क्योंकि मोस्टली जो आप एक्सेस देखेंगे, मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी कोचिंग्स हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास ना तो हाँ कंटेंट की कमी होती है, गाइडेंस की कमी होती है, प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उनको। वो भी है, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो नॉर्मल सी बात है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ से बच्चे ज़्यादा निकल के आएंगे। टीचर्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो हाईली अनरिस्पेक्टेड है। मतलब इवन हमारे एम्प्लॉयर्स या हमारे स्टूडेंट्स, हम जितने लोगों से डील करते हैं, नन ऑफ देम रिस्पेक्ट अ टीचर एज दे शुड बी। प्रोफेशन में जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए, उनसे अननेसेसरी वर्क्स कराए जाते हैं। टफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये भी कहा जाता है ना, जो बीटेक वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यूपीएससी में, और उनका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्या बीटेक वाले पढ़ते हैं कि उनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है? सक्सेस रेट क्यों बढ़ता है? लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे बीटेक वाले हो गए तो सिलेक्शन में भी उनका ही होगा ना। उनका जॉब सिक्योर रहता है, तो इसमें तो चांसेस ही है ना। 0.1% आपने बोला। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करने करोल बाग आए हुए हैं, यहीं आसपास ये लोग रहते हैं। इनसे बात करते हैं। कुछ बच्चे तो नए हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, कितने अटैम्प्ट ये देने वाले हैं, और इस टफ एग्जाम के लिए इन्होंने यूपीएससी क्यों चूज़ किया है। क्या नाम है आपका? स्मृति। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण है। आप लोग क्या नाम? आकांक्षा। शिवम। आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? नमन। राणा। आपका ठाकुर जी? अंश। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यूपीएससी आपने क्यों चूज़ किया तैयारी के लिए? सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, 0.1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। बेसिकली हर किसी का एस्पिरेशन होता है ना कि हमें आगे चल के कुछ बनना है। सो वी ऑल वांट टू गिव आवरसेल्व्स अ चांस कि मतलब हाँ चलो हम भी ट्राई करते हैं कि हमें शायद सिविल सर्विसेज में कोई ना कोई सीट मिल जाए। अच्छा, तो सिविल सर्विस में भी कोई चूज़ किया है कि आईएएस बनना, आईपीएस, आईएफएस, या फिर कोई रेवेन्यू सर्विस में जाना है? कहाँ जाना है? मुझे पर्टिकुलरली अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो सबसे पहले मैं IFS चूज़ करूँगी। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। क्यों? जयशंकर प्रसाद से मोटिवेटेड? नहीं, एक्चुअल में मुझे फॉरेन कल्चर बहुत इंस्पायर करता है। मतलब अलग अलग कंट्रीज में घूमना, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर बहुत पसंद है मुझे। तो इसके लिए ऑप्शनल क्या चूज़ किया आपने? PSIR तो सपोर्ट करेगा आपकी आगे की जर्नी में ना? यस, PSIR बेसिकली एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत मल्टी डायमेंशनल है, प्लस इसकी ओवरलैप बाकी जो GS के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। मतलब आप इसमें हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप इसमें जोग्राफी भी पढ़ते हैं, आप इसमें वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं, जो हमें बाकी GS पेपर में पढ़ना पड़ता है। सो ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा आपको एज देने वाला ऑप्शनल मुझे ऐसा लगता है। कोई अटेम्प्ट दिया आपने? नहीं, अभी तक नहीं है। कितने अटेम्प्ट देने की सोचा है आपने? कम से कम 3-4। कम से कम 3-4। मतलब कि पहले अटेम्प्ट में हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके आगे तो दूंगी ना, छोड़ तो नहीं सकती उसको। अच्छा, अब क्या लगता है यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मतलब पिछले 10 सालों के आपने पेपर एनालाइज किए होंगे, टफ होता जा रहा है या फिर मॉडरेट होता जा रहा है? कैसा प्रोसेस, मतलब कैसा पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है इसका? थोड़ा सा टफ होता जा रहा है कंपटीशन्स के हिसाब से। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, भाई बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं तो फिर कंपटीशन बढ़ रही है तो पेपर थोड़े से तो टफ होंगे, थोड़ी सी टफ होती जा रही है। अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग अटैम्प्ट्स होते हैं, 6, 9, अनलिमिटेड। तो ये अलग अलग कम्युनिटी के लिए जो अटैम्प्ट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, IAS PCS बनते हैं, आपको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो अलग अलग अटैम्प्ट होने चाहिए कम्युनिटी के लिए, या फिर सबके लिए समान अटैम्प्ट होने चाहिए?
सर मेरे हिसाब से होने चाहिए अटेम्प्ट, बट जितना मैं मतलब रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, जिन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए उन लोगों को प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जिस टाइम में स्टार्ट किया गया था उस टाइम में ओनली 10 साल के लिए किया गया था, बट अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलत सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा के उस चीज़ का गलत बेनिफिट उठा रहे हैं। बट हाँ, जिनको रियलिटी में ज़रूरत है उनको सही में मिलना चाहिए रिजर्वेशन, तो मेरे हिसाब से तो हाँ मिलना चाहिए। मतलब होता है ST/SC कम्युनिटी के लिए क्या होता है कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं जी। तो वो 30-40 साल तक एग्जाम देते रहते हैं जाकर के। उनका जो कंपटीशन होता है वो 20-22 साल 23 साल के बच्चे या जनरल क्लास से आते हैं, 1 या 2 अटैम्प्ट हो रहे होते हैं, उनके साथ भी होता है। तो कहीं का अनफेयर लगता है ना कि सर अनफेयर तो है, इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा, UPSC कब छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि मतलब अब हो गया, अब तैयारी नहीं करनी है, अब छोड़ दो, कोई दूसरा ऑप्शन ले लो जा करके? सर बेसिकली जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी 6 अटैम्प्ट, ठीक है, दैट इज़ अ सफिशिएंट टाइम जिससे हमको पता लग जाता है कि मतलब 1 साल में तो चलो कंपटीशन का सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि 1 साल में आप सिर्फ समझते हो उस एग्ज़ाम को। अगले 2-3 अटैम्प्ट्स आपके हार्ड वर्क पे मतलब जैसे अभी हमारी लास्ट ईयर जो टॉपर रही हैं शक्ति दुबे, उन्होंने भी मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए थे। 5वें अटैम्प्ट में? हाँ, उनके 5th अटैम्प्ट में उनका हुआ था। सिमिलरली सर हम 2-3 अटैम्प्ट्स में अपनी मिस्टेक्स कैलकुलेट करते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फाइनली जब हमें 3 या 4 अटैम्प्ट के बाद लगता है कि नहीं अब नहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ज़्यादा, तो वी शुड आई थिंक स्विच दूसरे फील्ड में? हाँ, किसी और फील्ड में जो अच्छा, भी। जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं बच्चे जो मतलब जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में है? सर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट हाँ डेफिनेटली कर सकते क्योंकि हैं। उनके पास एक बैकअप भी रहेगा, तो एक प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई नहीं हुआ तो ये मेरा ऑप्शन मेरे पास बैकअप में है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल जॉब के साथ भी कर सकते हैं, और जैसा आपने कहा कि एक बैकअप प्लान उनके पास ऑलरेडी है, तो वो उनको बहुत बेनिफिट देता है कि चलो यहाँ पे नहीं हुआ तो कम से कम हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में तो कर ही सकते हैं। अच्छा, मतलब तैयारी का आपका स्ट्रेटजी क्या रहता है? पर डे का कितने घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ रहता है, प्लान में रहता है? सर जैसे हमारे टीचर्स भी हमें गाइड करते हैं, तो मिनिमम एक एवरेज में 4 to 6 आवर्स आफ्टर क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक हमारी GS की क्लासेस 2.5 घंटे की चलती हैं। 2.5 घंटे की GS की क्लास है, 2.5 घंटे की ऑप्शनल की क्लास है। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 to 6 आवर्स आपका डेली टाइमर क्लॉक होना चाहिए कि मतलब आपने इतने घंटे स्टडी की है। उसमें आपको न्यूज़पेपर कवर करना है, NCERTs कवर करनी है, आपको सप्लीमेंट्री बुक्स कवर करनी है, उसमें आपको रिविजन करना है, क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, सब कुछ आपको कवर करना है उसमें बेसिकली। पहले CSET नहीं था, 2 एक ऑप्शनल चूज़ कर लेते थे, एक GS होता था, तो क्या CSET को कुछ फ़ायदा होता है या फिर लगता है कि इसके चक्कर में हमारा सिलेक्शन ही रुक जाता है जाके? सर CSAT बेसिक न्यूमरेसी पे है, मतलब मेरा हालांकि बहुत वीक है, तो आई एम नॉट द गुड पर्सन टू कमेंट ऑन इट, बट हाँ ये मेरा ओपिनियन ऐसा है कि मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करता है कि आपको बेसिक न्यूमरेसी आती है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस करना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल 9th-10th के लेवल की हैं। हाँ, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है ताकि आपके पास लॉजिकल साउंडनेस चेक करने के लिए। तो आई थिंक कंपटीशन टफ बनाने का एक ये भी तरीका है। ये भी तरीका है, इस वजह से उन्होंने एक डाल दिया है जाकर। जी। अच्छा, कोई रिफॉर्म्स आपने सोचा है कि मतलब UPSC में रिफॉर्म की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में चेंजेस आ जाने चाहिए? सर मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा एज लिमिट इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सर्कमटेंसेस अलग अलग हैं। कोई बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, किसी के ऊपर में बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए थोड़े से अटैम्प्ट्स और एज लिमिट इंक्रीज़ होनी चाहिए। 2013 के बाद में एथिक्स का पेपर ऐड किया गया था, और 2013 के बाद अभी तो देखिए 10-12 साल हो चुके हैं। करप्शन तभी भी होता है, कुछ जो अफसर होते हैं पकड़े जाते हैं। तो एथिक्स का पेपर डालने के बाद भी कुछ फ़ायदा लगता है कि एथिकली जो ऑफिसर हैं वो करेक्ट हुए हैं जाकर के? वो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, तो अगर कोई इंसान अनएथिकल है तो उसको पता है कि आपको कैसे सिस्टम को बाईपास करना है, ठीक है। एथिक्स के पेपर में हमें पता है कि क्वेश्चन वाला एग्जामिनर जो है उसको क्या चाहिए हमसे, तो हम आंसर्स उसी हिसाब से फ्रेम करेंगे। इवन दो आई एम नॉट मॉरली साउंड, मतलब मैं भले ही कितनी अंदर से करप्ट हूँ, मैं कितनी भी बेईमान हूँ, मुझे पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, तो मैं वही बोलूँगी, वो मैं अपने आंसर्स में वही शो करूँगी। सो एथिक्स का पेपर सिर्फ हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में लाने से ये प्रूव नहीं होता है कि कोई इंसान मॉरल है या नहीं है। उसके लिए आई थिंक कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, मतलब जिससे सिस्टम एक्चुअल में चेक कर सके कि आपकी इंटेग्रिटी कितनी है, आप कितने एक्चुअल में एथिकल हैं। टारगेट रखते हो तैयारी के लिए, कितना अचीव कर पाते हो? मोस्टली 70 to 80% रोज़ का टारगेट अचीव हो जाता है। मैं नॉर्मली अपना डे स्टार्ट करता हूँ न्यूज़पेपर से, फिर क्लास रिवीजन से, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने से, फिर उसे दोबारा बार बार रिवाइज करता हूँ। अभी वैसे स्टार्टिंग है मेरी प्रिपरेशन की, मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो आई एम ओनली फोकसिंग ऑन माई नोट्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर माई इंस्टीट्यूट, नथिंग एल्स।
तो फ़ायदा होता है इंस्टीट्यूट के मेरे नोट को से? रिट्रीव करने पे ये होता है कि कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है। अब बाकी इन फ्यूचर में अटेम्प्ट दूंगा तो मैं धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन कर पाऊंगा, इसलिए मेरे शॉर्ट नोट्स हमेशा रेडी रहते हैं। शॉर्ट्स में हमेशा रेडी रहते हैं। और मॉक्स वगैरह भी ट्राई किया देना? अभी मॉक्स स्टार्ट नहीं करा, अभी मेरी स्टार्टिंग ही है प्रिपरेशन की, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं अभी मॉक्स ट्राई करूं। बट हमारा जो भी डेली असाइनमेंट होता है उसको मैं देखता हूं और उसके हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मुझे ये जानना है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं IITs कर लेते हैं, पहले उन्होंने JEE दिया, IIT में 4 साल की पढ़ाई की, अब वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तमाम बड़ी बिग कंपनीज़ में जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं। फिर वो मतलब वो वाली पोस्ट छोड़ के UPSC में क्यों आ जाते हैं? एक तो उन्होंने JEE में सीट ख़राब की जा करके, या बच्चा नीट क्वालिफाई कर किया जाकर नीट में एक सीट ख़राब की, MBBS किया उसने जा करके, और उसके बाद में वो जा करके इस ISPC की तैयारी कर रहा है और यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है, और इसके बाद भी कुछ लोग जा करके अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। क्या लगता है, मतलब ऐसा करना चाहिए? सर मे बी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो IIT और JEE या वो अपने फैमिली प्रेशर की वजह से करते हैं, या उनको कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बिकॉज जैसे कि IAS की एक जॉब है, वो बहुत ही एक सेटिस्फाइड जॉब है, पावरफुल जॉब है, और आप सोशल वेलफेयर में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि मतलब उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, या फैमिली प्रेशर की वजह से, क्योंकि जब तक वो 10th 12th या अपना कॉलेज स्टार्ट करते हैं तब तक बच्चा उस हिसाब से समझदार नहीं हो पाता कि हाँ मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। तो इस वजह से वो प्रेशर में लेते हैं, या अगर वो अपने सेल्फ उसमें भी जाते हैं तो क्या पता उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता कि नहीं मुझे मेरा करियर इससे ज़्यादा कहीं और कुछ बेटर है। बट ये नहीं लगता कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट होगा जो JEE मेंस की तैयारी कर रहा होगा, मान लो 1 या 2 मार्क्स से छूट गया और वो IIT जाने से रह गया, वो उसका तो लाइफ टाइम के लिए वो ये रहेगा कि मैं IIT क्वालिफाई नहीं कर पाया, और आपके गलत डिसीजन की वजह से तो कहीं ना कहीं आपने एक वहाँ पे सीट ख़राब की जा करके, किसी इंस्टीट्यूट में गए वहाँ पे भी अपने एक सीट ख़राब की जा करके। डेफिनेटली है ना, ये कहीं ना कहीं लगता है। और उसके बाद भी 2-3 साल जॉब करके फिर लगता है कि चलो ISPC तैयारी करें। ISPCS की तैयारी कर लेंगे। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन बट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, लेकिन लगता ज़रूर है। अच्छा, आपका मीडियम क्या है सबका? इंग्लिश। सारा इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम वालों का दर्द सुना है कभी? क्या दर्द बताते हैं बेचारे? सिलेक्शन क्यों कम हो रहा है हिंदी मीडियम का? सर क्योंकि मोस्टली जो आप एक्सेस देखेंगे, मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी कोचिंग्स हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास ना तो हाँ कंटेंट की कमी होती है, गाइडेंस की कमी होती है, प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उनको। वो भी है, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो नॉर्मल सी बात है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ से बच्चे ज़्यादा निकल के आएंगे। हिंदी मीडियम के कोचिंग्स कम हैं और बच्चे कम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो जो हिंदी मीडियम वाला है वो भी मोस्ट ऑफ इंग्लिश में तैयारी करने की सोचता है, इस वजह से इंग्लिश वालों का रिजल्ट भी थोड़ा ज़्यादा आता है। बट ये सिर्फ एक परसेप्शन है। अच्छा, टीचिंग में भी आपको ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पे एक ऐसा टीचिंग का एग्जाम होना चाहिए जो काफ़ी टफ हो, और टीचर्स को भी उसी तरीके की सैलरी मिलना चाहिए, उसी तरीके की शोहरत, गाड़ी, मकान, जितनी सारी चीज़ें मिलती हैं जिस तरीके से ISPCS को मिलती हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है ना वो भी अच्छा होगा जाकर के। लगता है ऐसा होना चाहिए? सर बेसिकली मैं टीचिंग प्रोफेशन में रह चुकी हूँ प्रीवियसली। आप तो दर्द जानते होगे तो बस। बिल्कुल सर, टीचर्स का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो हाईली अनरिस्पेक्टेड है। मतलब इवन हमारे एम्प्लॉयर्स या हमारे स्टूडेंट्स, हम जितने लोगों से डील करते हैं, नन ऑफ देम रिस्पेक्ट अ टीचर एज दे शुड बी। प्रोफेशन में जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए, उनसे अननेसेसरी वर्क्स कराए जाते हैं, जो टीचिंग के अलावा भी अदर ऑफिस स्टाफ के वर्क हो गए, बाकी सारे काम भी उनसे करवाए जाते हैं। सो डेफिनेटली अगर लेवल रेज किया जाएगा, सो आई थिंक टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, हमारे चिल्ड्रन वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी अच्छी कर सकेंगे, जिसकी वजह से आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे कॉलेज पढ़ के बाहर तो निकल जाते हैं बट वो जॉब्स के लिए रेडी नहीं है। सो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम ही हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भी आई थिंक रिजॉल्व हो सकती है। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश। महेश। तो तैयारी कर मतलब UPSC कब से कर रहे हो? 23 से। 23 से। तो प्रीलिम्स दिया था इस। कैसा रहा रिजल्ट? नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ। हाँ। तो मुझे ये जानना है कि UPSC का जो एग्ज़ाम है आपके नज़रिए से, क्योंकि आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कितना टफ है? हाँ, टफ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आपने ये क्यों सोचा कि आपको पता होगा कि जब UPSC का जो सिलेक्शन होता है वो 0.1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। हाँ। इतने बड़े टफ एग्ज़ाम में अपने पैर रखना, अपना हाथ मारना। हाँ, अभी चांसेस तो है ना, मुझे तो 1 ही सीट चाहिए।
एक ही तो सीट मैं एक ही सीट चाहिए, तो मैंने सोच लिया कि एक ही सीट चाहिए अब। बाकी कंपटीशन का हम नहीं देखना चाहिए, वही बस। कितने अटैम्प्ट देने का सोचा है आपने? मैं 3 अटेम्प्ट दे दूंगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है अभी, एक 26 वाला और 27 वाला, उसके बाद तो ये भी कहा जाता है ना, जो बीटेक वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यूपीएससी में, और उनका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्या बीटेक वाले पढ़ते हैं कि उनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है? सक्सेस रेट क्यों बढ़ता है, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा बच्चे बीटेक वाले हो गए तो सिलेक्शन में भी उनका ही होगा ना, वही उनका जॉब सिक्योर रहता है। तो इसमें तो चांसेस ही है ना, 0.1% आपने बोला। कहते हैं ना स्टूडेंट को 20% मॉक टेस्ट देनी चाहिए, 80%, तो ये क्या रूल होता है? हाँ हाँ, वो मतलब 80% खुद पढ़ना चाहिए और PYQs देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के, और बाकी सब जो है वो 20% देखना चाहिए, वही 80-20 वाला वही। अच्छा, और मुझे ये जानना है कि इस बार यूपीएससी की जो वैकेंसीज हैं करीब 1100 के अराउंड हाँ, है। हाँ। लास्ट ईयर थोड़ा सा कम थी। हाँ। तो जितने बच्चे, क्योंकि 10 साल के पीरियड को देखें जा करके, तो बच्चों की जो संख्या है अटेम्प्ट देने वालों की, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि वैकेंसीज भी बढ़नी चाहिए? हाँ, वैकेंसीज भी बढ़नी चाहिए, वो तो है। अभी गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी वो पता नहीं है ना। बढ़नी तो चाहिए ही, हमें तो अच्छा ही होगा क्योंकि रेशो बढ़ जाएगा उसमें। अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग राय हैं। टीचिंग वाला मुद्दा हुआ या अदर मुद्दे हुए, किस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और आपकी स्ट्रेटजी वगैरह क्या होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर्स 360।